रोज की तरह उस रात भी शौकत का पूरा परिवार खाना खाने के बाद सोने चले गया था। शबनम भी घर वालों को खाना खिलाने के बाद सोने चली गई थी। लेकिन उसी रात उस घर पर मौत का ऐसा कहर बरसा कि सुबह लोग शौकत के घर का मंजर देखकर सहम गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में साल 2008 में एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस वारदात को अंजाम देने वाले कातिल ने पुरुष महिला के साथ साथ मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा था। सभी की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीबी, उनके 2 बेटे और एक बहू और 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी। 11 महीने के बच्चों को छोड़कर सभी का गला रेता हुआ था। सभी लाशें खून में सनी हुई थी। शौकत के परिवार में एक लौता जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस रात का ये मंजर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपनी आंखों से देखा था। सुबह होते होते एक ही परिवार के 7 लोग के कत्ल की ये कहानी बावनखेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई थी। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इतना गुस्सा कि अगले दिन ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा था। यूपी पुलिस की जबरदस्त दबाव था। जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का दबाव था। इस केस में काफी तेजी से एक्शन लिया गया और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। कत्ल से पहले पूरे परिवार को नशीली दवा देने की बात भी सामने आई थी। आरपी गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबनम होश में कैसे थी। जब पूरे घर का कत्लेआम हो गया तो अकेली शबनम कैसे बच गई। वो शबनम से सवाल पूछना चाहते थे लेकिन हालात इनकी इजाजत नहीं दे रहे थे। पूरे घर का कत्ल हो चुका था। ऐसे में एक लौती बची सदस्य से कैसे पूछताछ की जाए और तब शबनम की हालत भी ठीक नहीं थी। इस केस में दबाव हर तरफ से था। केस को तो सुलझना ही था। लिहाजा इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपने मुखबरियों के जरिए तफ्तीश जारी की, ये सोचकर कि शबनम से सही वक्त पर पूछताछ कर लेंगे। इसी दौरान इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को एक मुखबिर ने खबर दी कि खबर ये कि सलीम को उठा लो, केस खुल जाएगा। लेकिन इसी दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को पता चला कि 2 दिन पहले सलीम को पुलिस ने उठाया था। उससे पूछताछ भी की लेकिन फिर भी उसे क्लीन चिट देकर उसे छोड़ दिया गया था। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल गया था। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 से 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी बताई वो ये थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। छत के रास्ते को चोर घर में दाखिल हुए। फिर वो जीने से नीचे की तरफ पहुंचे और उसके बाद नीचे के रास्ते से बाहर निकल गए। फिर जब वो नीचे पहुंचे तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी, शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज़ सुनी और पुलिस को खबर दी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा झोल थी जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में ला दिया था। उस रात बारिश नहीं हुई थी। ये शबनम का पहला झूठ था। अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले तो कुंडी अंदर से बंद कैसे थी। ये शबनम का दूसरा झूठ था। अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए तो दीवार पर इसके कोई निशान क्यों नहीं थे। ये शबनम का तीसरा झूठ था। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर थी। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई कि इंस्पेक्टर गुप्ता समेत सभी पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबनम से हमदर्दी जताने उसके घर आ पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए और उसी वक्त देने का ऐलान किया था। इधर पुलिस के हिसाब से खुद शबनम कातिल थी। ऐसे में मुख्यमंत्री का मुआवजा देना अजीब सी स्थिति पैदा कर रहा था। अब इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मायावती के पीए के मौके पर बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए
लखनऊ लौट गए। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती ये थी कि वो साबित करे कि शबनम ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब तक लोगों से पूछताछ में ये पता लगा लिया था कि बावनखेड़े गांव के ही रहने वाले सलीम और शबनम में अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल भी जाया करते थे। मुखबिर पहले ही सलीम के बारे में इशारा कर चुके थे। 17 अप्रैल 2008 को यानी हादसे के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया। वो इस कत्लेआम की जानकारी से लगातार इनकार कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता को लेकर उसके मन में खौफ भी था। इंस्पेक्टर गुप्ता ने पुलिसिया तरीका अपनाया और इसको अपनाते ही उन्हें इस केस में पहली कामयाबी मिली। सलीम टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी बता दी। उसने पुलिस को कहानी बताई कि वो शबनम से प्यार करता था और तमाम बातें उसने पुलिस को बता दी। अब कहानी पुलिस के सामने थी, लेकिन सबूत अब भी कोई हाथ में नहीं था। सलीम ने ही पुलिस को पहला सबूत दिया था। सबूत था वो कुल्हाड़ी जिससे 7 लोगों का कत्ल किया गया था। वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। कहानी, गवाह और सबूत तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल को यानी सामूहिक हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ शबनम के घर पहुंचे। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबनम से पीड़िता के तौर पर नहीं, बल्कि एक कातिल के तौर पर सवाल पूछ रही थी। शबनम इनकार करते रहे, लेकिन तभी सलीम शबनम को बताता है कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, इसलिए तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। तब पहली बार शबनम टूट जाती है। अब केस सुलझ चुका था। कत्ल की कहानी, कत्ल का मकसद और दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबनम के खून के सने कपड़े भी पुलिस को बरामद हो चुके थे। इसके साथ ही 2 ऐसे मोबाइल फोन भी बरामद हुए जो आगे चलकर इस केस में एक अहम सबूत बने। उन दोनों ने फोन पर वारदात के दिन 55 बार कॉल की थी। पूछताछ के दौरान शबनम और सलीम ने एक दहलाने वाला खुलासा भी किया था। खुलासा 11 महीने के भतीजे को दोबारा मारने का। जब सलीम सबका मर्डर करने के बाद चला गया था तो शबनम का मासूम भतीजा रोने लगा। शबनम ने सलीम को कॉल की और कहा कि मेरा भतीजा रह गया है। तो सलीम ने कहा अब मैं नहीं आऊँगा। कि शबनम ने खुद ही अपने भतीजे का गला घोट दिया था। शबनम के 2 भाइयों की जान उस रात बच सकती थी, लेकिन शबनम की मोहब्बत में दोनों भाइयों भी मारे गए। दरअसल उस दिन दोनों भाई गांव से अपने अपने काम पर शहर को लौट रहे थे, लेकिन शबनम ने उन्हें अपने बीच से हटाने के लिए वापस बुला लिया था। इंस्पेक्टर गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबनम ने कत्लेआम की वजह भी बताई थी। दरअसल वो चाहती थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ना बचे और सारी संपत्ति भी उसे मिल जाए। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। उस समय के जज SS हुसैन ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे अच्छी और कोई जांच नहीं पाई। इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर गुप्ता की काफ़ी तारीफ भी की थी। बाद में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके थे। सलीम इस वक्त इलाहाबाद के नैनी जेल में बंद है, जबकि शबनम रामपुर जिला के कारागार में। अब दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है। फैसला फांसी का, फांसी की तारीख और इस कहानी को खत्म होने का। बरेली जेल के अधीक्षक विपिन मिश्र ने जानकारी दी है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा विषय पर निबंध प्रतियोगिता हुई थी। इसमें 45 कैदियों और बंदियों ने भाग लिया था। शबनम को पहला स्थान मिला है। बता दें कि शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।
दोनों की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी दया याचिका खारिज कर दी थी और उनकी सजा को बरकरार रखा है। अपने ही परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था शबनम ने। आखिर कोई ऐसा घिनौना अपराध कैसे कर सकता है, वो भी संपत्ति के लिए। अपराध के 5 दिन बाद जब शबनम और सलीम को गिरफ्तार किया गया तब वो दोनों 20 वर्ष के थे और शबनम 7 माह की गर्भवती थी और शबनम ने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दिला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।